हेलो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं लेकर के आपके एमए का जो द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है, जो द्वितीय पेपर भी है, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य क्यों कहा जाता है? हमारा जो हिंदी काव्य है या हिंदी साहित्य है, वो मुख्य 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल है, जिसको बांटने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका विभाजन बहुत अच्छे किए हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग से छायावाद युग। भारतेंदु युग जो नाम पड़ा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से पड़ा है। इसकी जो अवधि है, जो समय है, 1850 या 1857 से 1900 तक लगभग है, और 1918 से 1936 के बीच में जो हमारा आता है छायावाद युग आता है। तो आप इतना जान गए होंगे कि जो समय है, समय के हिसाब से जो कवि रहे होंगे वो कैसे कवि रहे होंगे। उनके अंदर देशभक्ति रही होगी, अंग्रेजों का विरोध करना हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया होगा, वो सब आज आपको पढ़ने मिलेगा। तो एक छोटा सा सवाल था कि छायावाद युग के 4 स्तंभ किसे कहा जाते हैं? तो पहला स्तंभ जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और जो मीरा कही जाने वाली आधुनिक युग की मीरा, जिसको महादेवी वर्मा जी के नाम से जाना जाता है। तो पेपर का जो पहला सवाल है, जो अतले उत्तरीय प्रश्न देखिए कि छायावाद का नामकरण किस कवि ने किया? छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया। जो छायावाद नाम पड़ा है, वो जो नाम रखने वाले हैं वो मुकुटधर पांडे जी हैं। छायावाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत हुआ? तो द्विवेदी युग में इतिवृत्त प्रधान गद्याभास देने वाले बाह्यमुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। छायावाद का आरंभ किस कवि की रचना में माना जाता है? तो छायावाद का आरंभ किस रचना में हुआ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। सन 1918 में प्रकाशित प्रसाद की रचना झरना को अधिकांश आलोचक छायावाद की आरंभिक रचना मानते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने इस रचना का छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना। कहने का अर्थ है, कुछ लोगों का मानना है कि जो महान कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हुए, उनकी एक रचना है झरना, उसी रचना को लेकर के माना जाता है कि छायावाद का शुरुआत हुआ था। छायावाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो 4 विशेषताएं कौन कौन सी? तो पहले प्राकृतिक प्रेम। जो छायावाद के कवि होंगे, उनके कवियों में जो उनकी कविताएं होंगी, उसमें प्राकृतिक प्रेम बहुत ज़्यादा है, मानवतावाद है। उसके बाद विद्रोह की भावना। किसका विद्रोह? अंग्रेजों का विद्रोह, कुरीतियों का विद्रोह। अभी आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कविताएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें विद्रोह किया जा रहा है। जो भारत देश में ऐसी कुरीतियाँ फैली, उसका विद्रोह किया जा रहा है। राष्ट्रीयता दिखेगी, राष्ट्र के प्रेम दिखेंगे, जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, ऐसी कविताओं को पढ़ने को मिलेगा। और मतलब उत्साह भरी कविताएं होंगी जो आपको प्रेरणा देंगी। उसके बाद सवाल है कि छायावाद के समय सीमा का निर्धारण कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा का प्रारंभ 1918 से स्वीकार किया। इस काव्य धारा का अवसान मतलब खत्म 1936 में माना जाता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है? नागेंद्र का है। छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में किन किन कवियों को माना जाता है? मैं पहले भी बता दिया था, फिर बता रहा हूँ। देखिए, जो छायावाद है, छायावाद के जो प्रमुख महान कवि हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा। वो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। 100 में से 101% संभावना है। छायावाद की कालावधि कब से कब मानी जाती है? ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ चुके हैं। सन 1918 से लेकर 1936। ये सवाल अगर आपका आ रहा है तो आपका आंसर सही है। मैथिली शरद गुप्त किस युग के प्रतिकार हैं? द्विवेदी युग के। गुप्त जी ने किस छंद का प्रयोग किया है? हर गीतिका छंद इन्होंने लिखा, और बहुत अच्छी इनका काव्य रहा, और बहुत अच्छा लिखते हैं। उसके बाद सवाल है कि गुप्त जी ने मेघनाद वध किस छंद में लिखा है? तो अंतुकांत छंद में लिखा है। और उसके बाद पंत जी ने, ये जो पंत जी है, इनका नाम पूरा सुमित्रानंदन पंत है, लोकायतन नामक महाकाव्य किस जीवन पर लिखा है? तो महात्मा गांधी पे लिखा है। पल्लव की भूमिका के छायावाद की घोषणा पत्र किसने कहा? दीनानाथ ने कहा। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार का प्रकाशन वर्ष है। इन्होंने जो प्रथम काव्य मतलब पहला काव्य जो लिखा, ये 1930 में लिखा है। हम आपको बताते चले कि महादेवी वर्मा अगर किसी से नाखुश हैं तो वो तुलसीदास हैं, क्योंकि तुलसीदास ये
खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जब वो पढ़ा ना कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उससे खुश नहीं है। कहते हैं कि जब तुलसीदास लिख रहे थे तो किसी ने उनको डांटा क्यों नहीं, फटकारा क्यों नहीं। तो ऐसे मतलब इनका थोड़ा सा विचार है ना, तो उनके प्रति इनका जो विचार है वो अलग विचार है। तो संकेत भी लिखा, साकेत प्रबंध काव्य किन्हीं दो पौराणिक पत्रों का महत्व दिया गया है। तो उर्मिला एवं लक्ष्मण, तो साकेत देखिए, साकेत जो कहा जाता है अयोध्या को कहा जाता है। पहले अयोध्या को साकेत धाम कहा जाता था, लेकिन आज का नाम अयोध्या अब आगे चलकर फैजाबाद हो रहा है। तो वो समझिए, उसमें उर्मिला और लक्ष्मण संवाद है, बहुत अच्छी कीर्ति है, बहुत अच्छा काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद के जन्म और मृत्यु का उल्लेख कीजिए। तो जन्म 30 जनवरी 1889 में, मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के मृत्यु के 1 साल पहले छायावाद खत्म हो चुका था। क्योंकि अब सोच लीजिए कि ऐसे महान व्यक्ति हुए जो प्रथम स्तंभ के नाम में जाने जाते हैं। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? अभी भी पढ़ चुके हैं कि ये स्तंभ भी हैं, महान कवि हैं, कवित्री हैं, सॉरी महान कवित्री हैं। तो ये छायावाद की कवित्री हैं। जयशंकर प्रसाद के किस साहित्य पत्रिका का संपादन किया? इंदु। जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन? इन्होंने इंदु नाम की साहित्यिक पत्रिका चलाई, तो उन्होंने चलाई। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कीर्ति कौन सी है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो हैं, अभी ऊपर भी पढ़े हैं गुप्त, ये वाली पंक्ति कि गुप्त जी मेघनाथ वध किस छंद में लिखा है? तो अंतुकांत में लिखा है। तो जहाँ पे गुप्त दिख जाए वहाँ पे समझ लेना कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, ये रंग में भंग 1909 में लिखा है। तो मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? भारत भारती। माना जाता है कि भारत भारती इतनी प्रसिद्ध हुई, लोग इसको पढ़ने के लिए हिंदी लोग सीखना शुरू कर दिए। उसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त की कितने महाकाव्यों की रचना की? तो 2, एक साकेत और एक द्वापर। साकेत जो है, साकेत में उर्मिला एवं लक्ष्मण की कहानी जो है, जिसमें उर्मिला को दिखाया है इन्होंने कि एक महिला है जो अपने पति के संग ना जा करके समाज की सेवा में लगी हुई है, माँ बाप मतलब सास ससुर की सेवा कर रही है। वो उनका थोड़ा सा एक अलग ही चित्र करके दिखाया है। उसके बाद राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक जो कीर्ति है भारत भारती, वो इनको राष्ट्र कवि बनाती है। फिर आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त की कौन सी संकलित है? तो हमारे पाठ्यक्रम में मैथिली शरण की गुप्त 3 कविताएं संकलित है, दोनों और प्रेम पलता है। उसके बाद सखी वो मुझसे कहकर जाते यशोधरा, रुदन का हंसना ही तो गान है यशोधरा। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त जो हैं, इन्होंने ये यशोधरा नाम की एक कविता लिखी, जिसमें बहुत ही दर्द भरी कविताएं लिखी। उसमें एक एक शब्द पढ़ोगे तो शायद आपको लगेगा कि यशोधरा का जो दर्द है मैथिली शरण गुप्त जी ने निकाल के पन्नों पे बिखेर दिया हो। तो ऐसे कवि थे मैथिली शरण गुप्त कि सखियों मुझसे कहकर जाते, कहते ही तो क्या कह पाते, भव बाधा ही पाते। कहने का अर्थ है वो यशोधरा के दर्द को बताना चाह रहे हैं। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं अग्रलिखित है, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पत्रावली, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, नहुस, कुड़ाल गीत, झंकार, पृथ्वीपुत्र, करबला, विश्व वेदना। सवाल नंबर 25, मैथिली शरण गुप्त मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार उनके साकेत धाम नामक रचना पर पड़ा। साकेत नाम की रचना में कौन मेन है? वो है उर्मिला। और उसके बाद यशोधरा में जो मुख्य महिला पात्र है वो है यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश के चीर गांव में हुआ था, झांसी में। प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य कृतियों का समग्र विकास 3 चरणों में विभाजित करते हैं पाएंगे, जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कमायनी तीसरे चरण में लिखी गई है। चित्राधार के ब्रजभाषा कविताएं संकलित, कानन कुसुम की रचनाएं प्रायः इतिवृत्तात्मक, महाराणा का महत्व एवं कीर्ति अतुल कांत छंदों में लिखी गई है। प्रेम पथिक के भाव प्रवृत्त विस्तार दिखाई देता है, झरना के छायावाद कारण माना जाता है। आशु प्रसाद जी की
अंतमय विरह काव्य है जो लहर में प्रसाद अनेक प्रतिनिधि गीत संकलित कामायनी और सर्वांग पूर्ण जीवन दर्शन नारी पुरुष का संपूर्ण चित्रण और नवीन परिस्थितियों का व्यापक निरूपण किया। देखिए जयशंकर प्रसाद जी अगर देखा जाए तो बहुत दुखी व्यक्ति हैं। इनका लगभग पूरा परिवार जो है एक साथ खत्म हो गया था, तो वैसे व्यक्ति क्या ही लिखेगा, दर्द ही लिख सकता है। तो उन्होंने जब आखिरी पंक्ति अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो दुख से एकदम डूबी हुई वो झरना है, आंसू है, तो ये सब कविताओं में एकदम बहुत ज़्यादा दर्द पिरोया है। फिर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना किस हिंदी का मेघदूत कहलाती है, तो कामायनी को कहा जाता है। प्रसाद की कौन से काव्य कीर्ति उनके काव्य जीवन की चरम उपलब्धि है, तो कामायनी महाकाव्य प्रसाद की कवि जीवन की चरम उपलब्धि है, मतलब बहुत ऊंचे तक लेकर गई। प्रसाद की पहली रचना कब प्रकाशित हुई, तो जब कवि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना सन 1906 भारतेंदु पत्रिका में कालाधार उपनाम से प्रकाशित हुई। किस काव्य कीर्ति पर प्रसाद जी मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, पारितोषिक हो या पुरस्कार हो सब एक ही होता है। प्रसाद जी को महाकाव्य कामायनी की विशिष्टता में ध्यान रखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 26 फरवरी 1899 में राम सहाय तिवारी के घर में हुआ था। षष्ठवादी आलोचक आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार सन 1911 में निराला जी का विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ नामक स्थान से निवासी पंडित रामदयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से संपन्न हुआ। निराला जी की एक पुत्री सरोज का विवाह सन 1930 में शिवशेखर द्विवेदी के साथ हुआ। लंबी बीमारी के बाद सन 1935 सरोज की मृत्यु हो गई थी। इनकी एक बिटिया थी, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने जो इनका मतलब कविता लिखने का जो तरीका था वो बदल गया था। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। जी का देहावसान 15 अक्टूबर 1961 रविवार चित्रकार कमला शंकर तस्कंज दारागंज इलाहाबाद वाले मकान के प्रातः 9:23 पर हुआ। देखिए इनकी एक कविता है जो बहुत महान बनाती है, और दूसरी तरफ इनकी एक कविता है जिसका नाम है कुकुरमुत्ता, जो लगता है कि कितनी ठेठ भाषा का प्रयोग किए हैं। आगे बढ़ते हैं। निराला के साहित्य साधना में कृति का लेखन किसने किया, इसका लेखन किस खंडों में किया गया है, तो निराला के साहित्य साधना कृति का लेखन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया। इसका लेखन 3 खंडों में किया गया है। निराला जी की कवि जीवन का प्रारंभ किस कविता से हुआ, तो निराला जी के कवि जीवन का प्रारंभ 1916 में प्रकाशित उनकी जूही की कली, इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम है जूही की कली। जूही की कली इनकी पहली कविता थी जो इनको कवि के मार्ग पर लेकर गई। जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, बादल राग तथा जागो फिर एक बार कविताएं निराला किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, तो सन 1930 में प्रकाशित काव्य संग्रह परिमल में संकलित हैं। अच्छा, आप कभी सुने होंगे कि काव्य श्रृंखला होता क्या है, तो काव्य श्रृंखला क्या होता है, कभी आपके दिमाग में आता है? काव्य श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें कई कविताएं एक में पिरोकर उसको प्रकाशित किया जाता है। तो निराला की लोकानुमुखता का प्रकाश डालिए। निराला यद्यपि छायावादी युग कवि थे, लेकिन प्रगतिशील चेतना का उन्मेष उनके अंत कारण बहुत पहले ही हो गया था। निर्धनों और पीड़ितों शोषितों से अपने काव्य के विषय बनाना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। इस उद्देश्यकर्ता के कारण लोगों के उन्मुक्ता रचनाकार का मुख गिने जाते हैं। भिक्षुक, विधवा और तोड़ती पत्थर आदि कविताएं उनकी उस प्रवृत्ति को पूर्णतः व्यंजित करती है। उदाहरण के लिए भिक्षुक का अंश देख लीजिए। वह आता 2 टूक कलेजे करता पछताता पथ पर आता पेट पीड़ दोनों मिलकर एक चला कुटिया टेक। इनकी कविता है, वह कविता में एक भिखारी को दर्शाते हैं कि वो आता है कैसे चलता है, तो उसी को दर्शा रहा है। फिर रामकथा पर आधारित निराला की रचना का नाम बताइए, तो रामकथा की जो आधारित निराला की रचना है उसका नाम है राम की शक्ति पूंजा। इनकी सबसे महान कृति अगर कोई है तो राम की शक्ति पूंजा ही है। पुत्री की मृत्यु के उपरांत निराला जी ने कौन से शोक गीत का लिखा, तो वह है सरोज स्मृति। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो पंत जी को
सोवियत सन 1965 में उनकी काव्य कीर्ति लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी की किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ है? अगर पंत दिखे तो आप सुमित्रानंद पंत जी का नाम जान लीजिएगा, क्योंकि पंत जी को सन 1961 में कला और बूढ़ा चांद नामक संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। देखिए, अगर गुप्त नाम आ रहा है तो मैथिली शरण गुप्त है, पंत आ रहा है तो सुमित्रानंदन पंत है, प्रसाद आ रहा है तो जयशंकर प्रसाद है, वर्मा आ रहा है तो आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा को, और मुझे वर्मा एक और याद आ रहे हैं, शायद एक जाने आ रहा है, वो भी वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो पंत जी का कौन सा महाकाव्य है जो लोक जीवन का महाकाव्य है? सॉरी, पंत जी के किस कृति में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो 1961 में मिला। पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है? तो पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है, सन 1964 में प्रकाशित हुआ है। फिर पंत जी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो पंत छायावाद के प्रमुख कवि थे। उन्होंने व्यक्तिगत तरह से उन्होंने काव्य भाषा को अद्भुत माधुर्य और युक्त में भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: व्याकरण और स्वाच्छंद, भाषा चयन में शब्द विन्यास की नवीनता, भाषा का शिष्ट परिष्कृति, कलापूर्ण प्रयोग, लाक्षणिक वैचित्र का प्रदर्शन, अवसरानुकूल ओज एवं प्रसाद गुण का प्रयोग, प्रतात्मक ओज का शैली का प्रयोग। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, 100 का मैं 100% कह सकता हूँ। हालांकि जो ओजपूर्ण शब्द है ये हमारे पिछले पेपर में पढ़ चुके हैं कि ओजपूर्ण शब्द होता क्या है, कैसे होता है, क्या है। पंत जी के काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पंत जी की रचना निम्नलिखित हैं: उच्छ्वास, बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्याष्ट, स्वरधूल, स्वर्ण किरण, मधुंज्वाल, उमर ख्याम की रचनाएं, अनुवाद, युगपंथ, उतरा, अतिमा, वाणी कला, बूढ़ा चांद, किरण, वीड़ा फटने से पहले, गीत का हंस, लोकायतन आदि। चुनी हुई कविताओं का संग्रह: पल्लविनी, आधुनिक कवि, रससिंबंध, चितंबरा, हरि बांसुरी, सुनहरे टेर, तारापंथ। गद्य कीर्ति: 5 कहानियाँ, शिल्प दर्शन, निबंधों के भाषणों में वार्ताओं का संकलन। छायावाद, पुनर्लोकन का कला संस्कृत। रूपक, काव्य रूपक, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तर सती। काव्यात्मक, जीवन चरित्र, मैं और मेरा जीवन। किस राज्य परिवार में पंत जी का घनिष्ठ संबंध था? तो जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो प्रतापगढ़ जिले के कलाकार। राज्य परिवार में पंत जी का प्रताप प्रांगण संबंध था। सन 1931 में 1940 तक पंत जी यहाँ के अवस्थित गंगा किनारे नक्षत्र लोक नाम धारणी कुटिया में रहे। पंत जी के बचपन का मूल नाम क्या था? तो पंत जी के बचपन का मूल नाम गोसाई दत्त पंत था, जो बाद में जिसे बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर दिया। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 20 मई 1900 में रविवार अल्मोड़ा जनपद को कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार है, 1930 में। यामा महादेवी वर्मा की कुल कितनी काव्य कृतियों की कविता में रखा गया है? तो 4: निहार, नसीब, निर्जा, संध्या गीत। यामा पे इनको पुरस्कार भी मिला है। वो बहुत बार पूछा जाता है कि किस कीर्ति पे इनको पुरस्कार मिला है, तो वो यामा पे मिला है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा की किस पत्रिका का संपादन किया था? चांद का। महादेवी वर्मा का हिंदी विशाल मंदिर की बीड़ापथ सरस्वती किसने कहा? निराला ने कहा। महादेवी वर्मा को सप्तपड़ा में किसे मंत्रों का काव्यानुसार संकलित है? तो ऋग्वेद में। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी ने। महादेवी वर्मा की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा पे, वही 1940 में। याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। मीराबाई से तुलना किस काव्यत्री से की जाती है? तो महादेवी वर्मा की। सप्तपड़ा किसकी रचनाओं में संग्रह है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा की पहली कविता दिया कब लिखी गई? तो 1918 में लिखी गई। देखिए, आपको मैं अगर लघुत्तरीय प्रश्न दिखाता हूँ तो शुरुआत छंदों से हो रही है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, शीश सिलाकर दीपक कहता, बंद वृथा की क्यों देता है, पर पतंग पकड़ ही रहता, कितना बिहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मारे क्या, पढ़े छोड़कर प्राण धारे क्या, जले नहीं तो मारे करे क्या, मरा करे क्या, क्या क्या यह असलता है। अगर ये पंक्तियाँ देखी जाएं तो ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की हैं जो बहुत अच्छे कवि रहे हैं। इनका पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने साकेत
और यशोधरा इनकी महान कीर्ति है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय है, आगे चल के पढ़ेंगे। हालांकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े हैं इनमें से हमारे जो सवाल आएंगे आप निश्चिंत रहे इसी के अंदर से आएंगे। अगर आपको बता दिया जाए कि 60 प्रश्नों से 10 प्रश्न आने वाले हैं तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक तीसरा प्रश्न आने वाला ही है। तो आगे मिलूंगा। जय हिंद, जय दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।